वेलकम। हम एक स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं आपके पास और अभी ये बहुत ही टॉपिकल इशू है, गोवा माइनिंग। लोग परेशान, कब निकलेगा समाधान? तो गोवा माइनिंग की जो इशू चल रही है, इस पर हम लगातार यहाँ जी बिजनेस पर आपके साथ अलग अलग गेस्ट और पैनलिस्ट लेकर आ रहे हैं और इस इशू पे डिबेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे समाधान निकला जाए। और गोवा जो कि बहुत इस वक्त उलझन में है, इकोनॉमी उसकी द डाउन साइड है, उससे कैसे जूझ रहा है और कैसे उससे निकल सकता है, इसके लिए आज हमारे साथ मिस्टर पुती गांवकर, प्रेसिडेंट ऑफ गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट, यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही रंजन कुमार सिन्हा, फॉर्मर कंट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, एंड मिस्टर मनोज कुमार, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर, हमूरबी एंड सोलोमन, जो कि लीगल पर्सपेक्टिव हमें देंगे इस पूरे इशू पर। तो जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मुझे आपसे मिस्टर सिन्हा समझना है, ये जो इशू हम गोवा माइनिंग का देख रहे हैं, अब करीब करीब साल भर होने को आ रहा है, तो एक साल से जो ये तकलीफ ये गोवा में हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, वो हम सॉफ्टवेयर इशू हम बाद में देखेंगे, बट इसका जो शुरुआत हुआ और अब जो हम समाधान की बात करेंगे, तो कहाँ पर हम जो हमारे लॉज जिस हिसाब से बने और माइनिंग सिनेरियो, मिनरल सिनेरियो को लेकर अगर हम बात करें, तो कहाँ पर अभी हम हैं और इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सोल्यूशन मिले? अगर हम मिनरल सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में 90 मिनरल्स हम डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 4 फेल्ड मिनरल्स हैं, 5 एटॉमिक मिनरल्स हैं, 10 मेटेलिक हैं और 71 नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। लेकिन मेटेलिक मिनरल्स में आयरन ओर सबसे इम्पॉर्टेंट है और गोवा में सबसे ज़्यादा आयरन ओर की माइंसें हैं, जैसा आप सभी। और गोवा की इशू ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि 19 दिसंबर 61 को गोवा लिबरेट हुआ और उसके बाद 1 अक्टूबर 1963 से माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 को गोवा में को लागू किया गया। लेकिन ये MMDR एक्ट जब 1 अक्टूबर 1963 से लगा, तो उसके बाद उसके पहले ये जो माइनिंग कंसेशंस के रूप में पुर्तगीज ने ग्रांट किए हुए थे, हाँ। और ये सारे परपिचुअल थे जी। और 63 में जब MMRD हुआ तो इसको कंसेशन से हमने माइनिंग लीज में कन्वर्ट करने का प्रावधान किया जी, हाँ। इस प्रावधान के अगेंस्ट में जो कंसेशनर्स थे ये सभी बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया, जिस डिसीजन के तहत इन्हें कंसेशनर्स को बतलाया गया कि ये जो लेवी लगाना है, रॉयल्टी है, डेट है, ये सब सही नहीं है और इनको मतलब ये सब लगाने के लिए रोक की गई। जिसके बाद 1987 में एबॉलिशन एक्ट के नाम से एक आता है, जिसका पूरा नाम है जी, और इस पे हमने चर्चा भी की है। बिल्कुल, एबॉलिशन एक्ट 1987 में पार्लियामेंट से एक एक्ट पास कराया गया और जिसके तहत कहा गया कि ये सभी जो कंसेशंस हैं ये सभी लीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस कंसेशन ये 87 एक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिड किया, लेकिन इन्होंने बोला कि प्रोस्पेक्टिव से होगा, रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ, जहाँ वो 87 में ये बात आ गई। उसके अगेंस्ट में फिर जो कंसेशनर्स थे ये सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ SLP फाइल किया और SLP अभी पेंडिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ठीक है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया और कहाँ से ये बात शुरू हुई और कहाँ तक आ गई। बिल्कुल पहुंच तो गए, बट अब जो लास्ट एक साल में हम देख रहे हैं जिसकी वजह से पूरी माइनिंग ऑपरेशन सस्पेंडेड है गोवा में और उसका इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है गोवा में पर्टिकुलरली। अभी क्योंकि विंटर सेशन खत्म हो गया, अब बजट सेशन आ गया है। लेट मी गेट इन मिस्टर मनोज कुमार नाउ। लीगली बिकॉज हम अबोलिशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिस पे हम वर्क अराउंड कर सकते हैं और लीगली क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त, अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, ऑप्शंस हमेशा से वाज देयर ऑन द टेबल सबके लिए। जब भी 1987 की कानून लाई गई जो अभी मिस्टर सिन्हा वाज रेफरिंग, उस समय भी कोर्ट ने आगे जाके उसको होल्ड किया कि इसको प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रॉब्लम रही है जो कानून बनते आए हैं हमारे यहाँ, 1963 में जो कानून बनी, 87 में जो बनी, 2015 से पहले जितने कानून बने हैं सबकी ऑब्जेक्टिव्स वर मिसप्लेस्ड जी। पहले का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हमें रॉयल्टी और ग्राउंड नेट रेंट पुराने पीरियड का जो पहले कंसेशन का पीरियड था उसको वसूले एज अगेंस्ट की पूरी माइनिंग सेक्टर को और मिनरल सेक्टर को कैसे डेवलप करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए ऑटोमेटिकली इट वाज शट डाउन बाय द कोर्ट्स।
उसके बाद आया 87 का कानून। इसमें 2 जजमेंट्स बॉम्बे हाई कोर्ट का, उनको ओवरकम करने की कोशिश की गई, एक तरीके से जुडिशियल ओवररीच का अटेम्प्ट था। राइट। सो अगेन द कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। राइट। सो द आंसर हैज बीन अवेलेबल, हमेशा से टेबल पे इट्स देयर। जब से भी लीज कन्वर्ट हुआ है, 2015 का कानून कहता है कि ऑटोमेटिकली 50 साल के लिए वो लीजेस रिवैलिडेटेड हैं। बिल्कुल। ये कानून हमारे लिए भी सेम है, हम भी पढ़ेंगे तो वही समझ में आएगा, कोर्ट भी पढ़ेगी तो वही समझ में आएगा, जितने स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे वही समझ में आएगा। बिल्कुल। बट इसमें जब भी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पहले की गवर्नमेंट की तो वो शॉर्ट प्रायोरिटीज टर्म उन्होंने सोल्यूशन देखने की कोशिश की, बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये अच्छा डिसीजन नहीं निकल के आया। बट अब मैं पुती गांवकर जी के पास जाना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं एट द टॉप ऑफ दिस गवर्नमेंट लेवल, आपने बात किया है, वहां से आपको क्या अश्योरेंस फिलहाल मिल रहा है? क्योंकि जब मैंने लास्ट आपसे बात की थी तब आप कह रहे थे कि हम फिर भी मीटिंग सीख कर रहे हैं, अभी तक हुई नहीं। मैडम क्या है, हमारा जो कंसेशंस है आज भी चैलेंज है, वो फाइनलिटी पे पहुंचे नहीं है। एंड कंसेशंस आर द परपेचुअल राइट। करेक्ट। सर्विस राइट तो है ही उनकी, आज भी है। परपेचुअल राइट होने के कारण पूरे जो माइंस ओनर्स हैं, कंसेशन होल्डर्स हैं, अभी आप उनको लीज ओनर कहते हैं, तो लीज होल्डर विल गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड नेक्स्ट 10-20 ईयर्स वो चलते रहेगा, लोग तो मरते रहेंगे। अभी आप हालत देखेंगे गोवा की, तो आप देखोगे करीबन 150 बार्जेस रस्टेड कंडीशंस में है। बिल्कुल। मोर देन 1 लाख रुपीज, करोड़ रुपीज की बात, 1 लाख रुपीज की बात नहीं, 1 लाख करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट जो गोवा में हुआ है, पर्टिकुलरली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब रोटन हो जाएगा। गोवा ये है, समुद्र के किनारे है, ये 1 साल भी जाएगा, एक बरसात भी जाएगा। ठीक है, बात आपकी ठीक है, क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन तो देखना ही है, और उसमें डिले जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है स्टेट के लिए। मिस्टर मनोज कुमार, लेट मी कम टू यू, क्योंकि अभी अगर हम लीगल इम्प्लीकेशंस की जो बात करें और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो चेंजेस की मांग हो रही है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या इमीडिएटली गवर्नमेंट को करना चाहिए, या इज इट रियली डिफिकल्ट? कितना टाइम लगेगा अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि इसमें सोल्यूशन दे दें, तो क्या स्टेप्स होंगे 1, 2, 3 और ये सोल्यूशन मिल जाए स्टेट को? करेक्ट। जो लीगल पर्सपेक्टिव से नजरिया है वो ये है कि गवर्नमेंट ने तो अपना कानून 2015 में पास कर दिया और बहुत स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है 2020 तक का एक प्रावधान, बट आई वुड वांट टू फोकस मोर ऑन कि जो लीजेस नॉन कैप्टिव हैं उनको 50 इयर्स की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है। तो कानून तो गवर्नमेंट ने बना दिया, अब है कानून को एनफोर्समेंट की। बिल्कुल। इसमें चूंकि कोर्ट की इंटरवेंशन एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में हुई है, बिकॉज जितने स्टेक होल्डर्स कोर्ट के सामने पहुंचे हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स को लॉ मेकिंग के प्रोसेस में गवर्नमेंट के सामने रहना था, और शायद रह भी चुके होंगे उस प्रोसेस में। उसके बाद जब उनको वहां पे अपना रास्ता नहीं मिला तो अब कोर्ट में जाके बातों को गिविंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। एक तो लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। दी सेकंड इज 2 जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, द सेम सुप्रीम कोर्ट जिसने ये ऑर्डर्स पास किए हैं, एक आज से 2016 की है और एक 2018 की है शायद। पहले में ये बोला गया है कि राइट टू डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, सो इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, इवन एवरी कॉमन मैन हु इज गेटिंग डिनाइड ऑफ basic necessities from a normal economic activity in his jurisdiction, which is entitled. So in terms of actual steps, the government has to initiate whatever steps it has to take the permission of the court, to get the order modified, sorted out, to implement the 2015 law. That is the only next step available just now. Okay, तो ये immediate next available step आपके हिसाब से ये कर लेंगे और ये easily to be easily हो सकता है, है, because law making involved नहीं है। जी हाँ। रंजन कुमार जी, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी है जो ये सोल्यूशन नहीं ला पाई? दे हैड टू बी मोर अग्रेसिव इन प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। आपको लगता है कि ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है और उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसकी, ये नहीं होने से? 1 साल से अगर लोग बेरोजगार हैं तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है स्टेट की इकोनॉमी के लिए। जनरली क्या है, states are the owner of the minerals. This is a well-defined principle. Though mineral is on the concurrent list, but the state are basically the owners of the minerals. So जब ये leases, जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर आ रही थी, तो they should have presented in a more better way, and things could have been clarified. So I think the state is required, state government is required to play a proactive roles, क्योंकि वहाँ की
जितनी माइन से जब बंद हो गई 15 मार्च 2018 से, लोग बेरोजगार हो गए, स्टेट इकोनॉमी इज ऑल्सो टेकिंग ए हिट. आई थिंक स्टेट इकोनॉमी इज ऑल्सो टेकिंग ए बिग हिट बिकॉज स्टेट में जो रॉयल्टी है ये सारे खत्म हो रहे हैं. गोवा इज वन ऑफ द वाज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर, और वो वहाँ से करीब 35 मिलियन तक प्रोड्यूस करते थे. जो इनसे रॉयल्टी आती थी वो भी जा रहे हैं. उसके बाद वहाँ करीब, जैसा हमारे साथी ने बताया कि कितने बार्जेस हैं, दे आर गेटिंग रस्टेड, दे हैव टेकन लोन. सो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते दे शुड टेक ए प्रोएक्टिव. बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल बहुत ज़रूरी है, जो हम देख रहे हैं कि वो और होना चाहिए. सेंटर और स्टेट में एक एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का. सर 75,000 फैमिलीज के इनकम पर इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब ये नंबर बहुत 75 बहुत स्टार्ट लेंगे. नो, इट इज नॉट 75, इट इज मोर, इट इज 3 लाख माइनिंग डिपेंडेंट्स. जी, आप जो बोल रही हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. उसके अलावा वहाँ शॉर्टेज होटल्स है, स्मॉल मैकेनिक्स है, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, और टोटल मार्केट. अभी कोर्ट से भी चाह रहे हैं कि सुनवाई हो इस पे. हम ये कोशिश कर रहे हैं कोर्ट से भी सुनवाई हो. और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो एज ए, बिकॉज आई एम ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग करीबन 3 लाख माइनिंग डिपेंडेंट, सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो. लीगली ऑल्सो कुछ करें. अगर ये पॉलिटिकल लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो लीगली कुछ डायरेक्शन कोर्ट से ले लें ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड. बिल्कुल. तो मनोज जी आप बताएं हमें, क्योंकि अब अगर आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, आपने ट्राई किया कम्युनिकेट करने के लिए, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ऑब्वियसली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है. माइनिंग इज अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री. मतलब यहाँ तो लाइवलीहुड्स का भी सवाल है. तो क्या है हमारे पास लीगल ऑप्शंस, एज ही सेड, कि अगर हम इंडिपेंडेंटली कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं अगर कहीं बात नहीं बन रही है तो? मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने. जी. तब जो भी इनिशिएटिव्स लगेंगी स्टेक होल्डर्स के, इंक्लूडिंग जो अभी बता रहे थे, वो उसी कोर्ट के सामने लगेंगी, अनलेस रिट में आप हाई कोर्ट में जाएं, कुछ और कॉज ऑफ एक्शन हो तो. बिकॉज यदि आज के ये माइनर्स या उनके वजह से ये 3 लाख डिपेंडेंट यदि माइंस परपेचुइटी में चलती हैं तो एक सिनेरियो बनता है, प्रोस्पेक्टिव चलती हैं तो दूसरा सिनेरियो बनता है. ये सब कुछ डिपेंड करेगा ऑन द आउटकम ऑफ व्हाट द 9 जज बेंच सेज टुमारो. और वो 9 जज बेंच की हियरिंग नहीं हुई है. स्टेट गवर्नमेंट को ये पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता है, कोर्ट को ये पता है, सारे स्टेक होल्डर्स को ये पता है. तो जब उसकी हियरिंग नहीं हुई तो आप कैसे इस तरह का क्लोजर के ऑर्डर दे सकते हैं? बिकॉज कानून के हिसाब से तो इट इज कंटिन्यूइंग. बिल्कुल. 87 से 50 ईयर्स, जब तक वो नहीं डिसाइड होगा तब तक ये मैटर कैसे डिसाइड होगा? तो एक तरीके से यू प्री जजिंग व्हाट द 9 जज बेंच विल ऑर्डर टुमारो, व्हिच इज नॉट डन येट. यू नो, सो ये सेंट्रल पॉइंट है. इस पे बहुत आई थिंक बहुत डिस्कशन कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी, गवर्नमेंट के साथ भी, इस पे बहुत इमीडिएट स्टेप्स की आवश्यकता. रंजन कुमार जी, ये जो गोवा को हम बिल्कुल यूनिक मान रहे हैं, क्योंकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रही है वो ये कह रही है कि भाई ये नेशनल एसेट है या हमारी मिनरल है, क्योंकि हर स्टेट उसको ऑक्शन करना ही इज द बेस्ट वे टू डू इट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है. आप उसको ऑक्शन करें, जो बेहतर प्राइस मिले उनको इसका ये अपॉर्चुनिटी मिले. इसमें एलोकेशन इज नॉट द राइट थिंग. बट आप कह रहे हैं गोवा क्योंकि बहुत यूनिक और डिफरेंट है. क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, इसके पहले मैं थोड़ा सा ऑक्शन का बतलाना चाहूँगा कि क्यों ऑक्शन आया. क्योंकि हमारे जब 2015 एक्ट लाने के पहले, अमेंडमेंट एक्ट लाने के पहले, करीबन 60,000 माइनिंग लीज एप्लीकेशंस वेयर पेंडिंग इन डिफरेंट स्टेट्स. और उस समय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड सेक्शन 11 जो प्रेफरेंशियल राइट था, तो इन सभी के चलते काफ़ी डिले हो रहा था. बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ की फर्स्ट रिन्यूअल ख़त्म हो गया और वो ऑर्डर नहीं आया और सेकंड रिन्यूअल फाइल किया. इतने लेट हो रही थी. इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें डिसाइड किया गया कि लेट अस गो फॉर ए मोर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, और इसलिए ऑक्शन को लाया गया. बिल्कुल. तो गोवा का ये, जहाँ तक ऑक्शन की सवाल है, आज अगर हम ऑल ओवर इंडिया भी लेते हैं तो करीब 150 ब्लॉक ऑक्शन के लिए ऑफर किए गए थे, जिसमें सिर्फ 53 एज ऑन डेट ब्लॉक ऑक्शन हो पाए हैं. और 53 के बाद अगर आप लेंगे तो सिर्फ मोस्ट प्रोबेबली 2 ही माइंस अभी तक ऑपरेट हो पाए हैं. तो ये समझिए कि ऑक्शन इज ऑल्सो नॉट ए वेरी करेक्ट सोल्यूशन,
देखिए उस समय वो सही था और उसकी टोपोग्राफी भी आई थिंक बहुत अलग है गोवा में, जैसा बताया गया है। हाँ, तो ये क्या है कि ऑक्शन करके अगर आप सोचते हैं कि कल से माइंस शुरू हो जाएगा तो वो परसेप्शन गलत है। अच्छा, अभी 2015 से 18 खत्म हो गए, 3 साल में हमने 53 से सिर्फ 2 माइंस को ऑपरेट करवा पा रहे हैं। तो ये सारी जो दुविधा और दिक्कतें जो आ रही हैं, तो अब हमें पुनः इस पे सोचना है कि कैसे हम इसको और एक्सपीडाइट कर सकें, क्योंकि उस समय वो सोल्यूशन करेक्ट था। वी कैन नॉट से कि दैट वाज ए ट्रांसपेरेंसी, डेफिनेटली ऑक्शन आने से ट्रांसपेरेंसी भी है, बट आपको देखना होगा उस जगह में क्या उसका सोल्यूशन हुआ और क्यों हम फेल कर रहे हैं ऑपरेशनलाइज करने में। इसलिए इवन गोवा को बोल देना कि आप ऑक्शन करके कल ऑपरेशन में आ जाएगा, तो ये सोचना हमारा गलत होगा, जो अगर हम अभी तक का एक्सपीरियंस लेते हैं जी। तो ऑक्शन इज नॉट ए वेरी फास्ट एंड मोड टू ब्रिंग द माइनिंग। तो ये परसेप्शन जो है ऑक्शन बड़ा आसान और इजी मोड है, ये नहीं है। इन रियलिटी इट इज नॉट दिस। ओके, फेयर इनफ। बुद्धि अंकर जी, अब मैं आपसे माइनिंग की जो गोवा से जो हर साल आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और कितना जनरेट करती है कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर हमें ज़रा फिगर्स बताइए। और आई थिंक बिगेस्ट एक्सपोर्टर रह चुका है बिफोर बैन, जो 2012 में और 14 में जो बीच में 2 साल का हुआ था, उसके बाद बट पहले 54 मिलियन टन्स एनुअली बनाते थे एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर था कंट्री का। तो अभी वो स्थिति ऑब्वियसली नहीं है, हमने वो पूरा मिस आउट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी। अगर देश में आयरन ओर की जरूरत है तो डेफिशिएंसी में कितना गोवा की नहीं स्टार्ट होने की माइनिंग की वजह से इम्पैक्ट आज हम गोवा में जहां हमारा ओर अवेलेबल है और हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाहर से वो ऑस्ट्रेलिया से वो लाते हैं। हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे प्लांट है उसके लिए पर्टिकुलरली वो अलग चीज है, उसमें मैं आता हूँ। हमारा रिसोर्स और हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हम हमारे रिसोर्स रहने के बाद हम फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करके बाहर से लाए, ये कोई इकोनॉमिकल सिस्टम में बैठता नहीं है, वो गलत है। चाणक्य नीति में वो तो आता नहीं है। दूसरा बात मैडम एक है कि मैं आपको फिगर देता हूँ। 2011 में इनकम टैक्स ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट वाज द फिगर्स? 4886 crores, 4886 were our figures as per the government website. I'm going जो to income ये दिया टैक्स भरा खाली, वो 2011-12 में 4,583.90, बाद में 12 में बंद हुआ, that has come down to 2,600 and again 2013-14 टोटली बंद था, वो तब आया 2,100। 14-15 में थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि माइन शुरू हुई, वापस शुरू हुआ, तो वहां बना 2820। उसके बाद फिर 15 के बाद फिर 1 साल के लिए तकलीफ हुआ, तो वहां 2820 था। बाद में 15-16 शुरू होने के पहले वो 1600 पे आया। 2015-16 माइन शुरू होने के बाद वो 2240, कभी 48 नहीं पहुंचा, 2248 हुआ। और 17-18 क्योंकि ये माइन मार्च में बंद हुआ, उसमें इफेक्ट नहीं आया क्योंकि 15 मार्च और अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 15 दिन का ही सवाल था, तो वो 2500 आया। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फिगर्स है, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट, स्टेट गवर्नमेंट इज अराउंड 3,500 crores एनुअली, ये फिगर्स असेंबली में दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉस्ट अनदर 3,500 एवरी ईयर बाय वर्च्यू ऑफ क्लोजर ऑफ द माइंस। दिस इज ओनली फॉर इनकम टैक्स। आप देखिए पैसा ये ऐसा आता है कि जो पैसा माइन से जनरेट होता है, जो इनकम है, वर्कर्स का इनकम है, बाकी का जो ये आता है मनी अंदर आता है, उसका हमारा जीडीपी कितना बढ़ा? जीडीपी बहुत कम हो गया। वी आर वी आर द हाईएस्ट नंबर 1 जीडीपी इन द कंट्री टुडे। आज हम कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? मिस्टर रंजन कुमार सिन्हा और मनोज कुमार जी, मैं क्विकली आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अब इस सिचुएशन में, क्योंकि ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते एक्सेप्ट डिस्कशन, क्या आपको लगता है लोगों को कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए इस प्रॉब्लम को? बिकॉज ये इनडेफिनेटली सस्पेंडेड है, इसके लिए अभी आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी 1 साल होने को आ रहा है, जो डेट थी फरवरी में बंद हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया 7 फरवरी, तो हम बिल्कुल वहीं बैठे हैं। 1 साल में कोई सोल्यूशन नहीं हुआ डिस्पाइट ऑल द ट्राइंग टू डू मीटिंग्स एटसेट्रा। तो अब क्या है आपका फाइनल क्लोजिंग रिमार्क कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए?
इसको इमीडिएट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक ही तरीका है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के एजेंडा से लेके आगे बढ़ा जाए जी। तो ये ओवरऑल सबके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसे इसको अप्रोच करें। रंजन कुमार जी, मेरा ये सोचना है कि विद द एग्जिस्टिंग लॉ फ्रेम में ही हम इसकी कोशिश निकालने, इसकी हल, ये जो समस्या है उसकी हल को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि अमेंडमेंट कराने में काफ़ी समय लगेगा, इट हैज़ टू गो थ्रू द पार्लियामेंट, इट्स ए लॉन्ग रन प्रोसेस। सो विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क वी शुड ट्राई टू रिविजिट एंड सी हाउ बेस्ट वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में ही सोल्यूशन कैसे निकाले, बिकॉज अमेंडमेंट में बराबर है, बिल्कुल बात सही है। एक एक दिन भारी है, एक एक दिन सर कितना लॉस बोलेंगे अगर पर डे का मैं लॉस को पैक करूँ तो? करीबन वहाँ का अगर आप प्रोडक्शन देखोगे, करीबन हर माइंस में अब 54 लाख का टोटल एनुअल था। आप डिवाइडेड बाय 8 मंथ्स करो, क्योंकि बरसात में 4 महीना तो कोई कुछ नहीं निकलता है, तो आप फाइंड आउट करो एक दिन में कितना आएगा। इट इज अ करोड़, 100 करोड़ ऐसा भी, उससे ज्यादा आएगा। और उससे ज्यादा लोगों का स्ट्रेस, लाइवलीहुड जाएगा, वो तो है बड़ी दिक्कत की बात है, और वो लोग जूझ ही रहे हैं इस वक्त। तो ये थी आज हमारी डिस्कशन, गोवा माइनिंग, लोग परेशान, कब निकलेगा समाधान, होपफुली बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया पुति गांवकर जी, रंजन कुमार सिन्हा एंड मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट डिबेट पर डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।